मेरी आवाज और फोटो आई है? हाँ सर, बिल्कुल राइट है जी। ओके ओके, साफ है? धुंधली धुंधली तो नहीं फोटो? है जी। फोटो ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो आप बने रहिए और अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो थैंक यू सर, नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, टीजीएस परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। नाम जरनैल जी ने अभी बताया, ये नाम मेरा अंग्रेज सिंह है, हरियाणा करनाल से हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता जी का, जिनके माध्यम से इस ब्रह्मांड में जन्म मिला। और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ आज के हमारे होस्ट जरनैल सिंह जी, जिन्होंने इतनी जबरदस्त होस्टिंग की है। लव यू जरनैल जी, आपको भी ट्रक भर के। आप वाकई 17 करोड़ के रिवार्ड जो है लेके रहोगे। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मिनेटर गुरप्रीत सिंह जी का, जिनके माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। थोड़ी सांस है मैंने कर। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लीडरों का। आप सभी ने इतनी वीडियो बनाई। अभी 55 यानी कि 7:55 तक भी वीडियो जो है आ रही थी। तो उस लास्ट वीडियो को मैंने 7:55 पे स्टेटस पे जो है लगाया। तो बहुत सारी आप सभी साथियों ने जो है वीडियो बनाई, जूम सेशन की जो है आपने प्रमोशन करी। उसके लिए आप सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को लव यू। आप जितने भी साथी लगातार प्रमोशन कर रहे हो, आप सभी बहुत जल्दी न्यूवन ग्लोबल से 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग जो है अचीव करके रहोगे। अगर आप टिके रहे, सीखते रहे, रेगुलर माहौल में रहे, तो पक्की गारंटी है कि अगर माहौल में रहे, टिके रहे, सीखते रहे, तो आप ये 17 करोड़ के रिवार्ड और मैचिंग 34 करोड़ के लेकर रहोगे। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गुरतेज सिंह जी का। जी, एक निर्णय लेने की वजह से आज लाखों लोगों के सपने जो है पूरे हो रहे हैं। सभी साथी, एक बार मैं चाहूंगा कि धन्यवाद कीजिए और साथ में क्लैपिंग कीजिए अपने एमडी सर गुरतेज सर जी के लिए, क्योंकि वो हर डिस्ट्रीब्यूटर को 17 करोड़ के रिवार्ड देना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं या नहीं, ये उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे एमडी सर को देना चाहते हैं। तो आप सभी 17 करोड़ के रिवार्ड लेने लायक अपने आप को बनाते हो या नहीं, ये हम सब के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये भी सच है कि आप इन 17 करोड़ के रिवार्ड को अपने दिमाग से तो नहीं ले पाओगे। अपने दिमाग से तो हमने जितना आज तक कमाना था, जितना काम धंधा करना था, वो कर ही रहे हैं, वो कमा ही रहे हैं जितना का था। अगर ये 17 करोड़ के रिवार्ड जो है अगर हमने ये लेने हैं, तो हमें एमडी सर के दिमाग से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको समर्पित भी करना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि जैसे शिव जी और पार्वती जी एक जगह बैठे थे, और एक गरीब व्यक्ति जो है वो वहां से डेली निकलता था, और पार्वती शिव जी को बोलती है कि इस बेचारे के हालात बहुत माड़े हैं, आपके ऊपर कुछ दया मेहरबान करो। तो उसने काफी बोलने के बाद, काफी कहने के बाद, अपना शिवजी जी ने क्या किया कि सोने चांदी और जवाहर की पोटली एक भर के ना उस व्यक्ति के आगे डाल दी। रास्ते में जहां से वो निकलने वाला था, पोटली वहां रख दी। लेकिन जब वो वहां से निकलने लगता है, तो हमें उस पोटली के नजदीक जब पहुंचने लगता है, तो उसके ब्रेन में एक विचार आता है कि ये जो अंधे आदमी होते हैं ना, ये पता नहीं कैसे चलते हैं। तो वो अंधे आदमी अंधा बन के, यानी आंखें बंद करके चलने का नाटक करता है, और उस हीरे जवाहर की जो पोटली होती है उसके ऊपर से निकल जाता है। और शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, देखा ना, ये व्यक्ति हीरे जवाहर जो मैंने इसके रास्ते में रखे थे, ये अपने आप को, ये अपने दिमाग से ज्यादा चलता है, इसलिए इसकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि ये अपने दिमाग से ज्यादा चलता है। तो दोस्तों, अगर हमने कुछ पाना है, जिस फील्ड से पाना है, उस फील्ड पे चलने वाले व्यक्ति के दिमाग से चलना पड़ेगा। जो उस फील्ड का जानकार है, जो उस फील्ड का खिलाड़ी है। अपने दिमाग से तो हम जितना कमाना चाहते थे वो कमा ही रहे हैं,
ठीक इस इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है कि हमें पता भी है कि ये इंडस्ट्री हमारे को 17 करोड़ के रिवार्ड जो है दे सकती है, दे के रहेगी, फिर भी हम अपना दिमाग जो है ज्यादा लगाते हैं। हम सभी जूम मीटिंग में पहली बात तो ज्यादातर लोग जुड़ते नहीं। अभी देख लीजिए आप कि ये 1000 लोगों का सेशन है और अभी हम कितने परसेंट जुड़े हुए हैं। अभी हम बहुत कम संख्या में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो सभी पर्सन सब पहले बात तो जूम मीटिंग में नहीं सारे जुड़ते। जूम मीटिंग में जो जुड़ते हैं वो नोट्स नहीं बनाते, उन नोट्स के ऊपर अमल नहीं किया जाता। जब कोई मीटिंग होती है तो उस टाइम पे बहाने हो जाते हैं, मेरा ये आ गया था, मेरा वो आ गया था, मेरा वो काम निकला है, मेरा वो काम निकला है। यानी हम सभी वो काम करते हैं जो हमें 17 करोड़ के रिवार्ड की तरफ नहीं जाने देते, और हमारे एमडी सर तो देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा एक बार ठोको ताली हमारे एमडी सर जी के लिए, जोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि वो हमें देना चाहते हैं। तो बहुत सारे नए पर्सन जुड़े होंगे, मैं सबसे पहले उनको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक किसान फैमिली से हूं। मैं लगभग 8-10 साल का था जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, और 8-10 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है ये तो आप जानते ही हो। और मैंने 8-10 भैंसें और गायें जो है रखी हुई थी, दूध निकाल के बेचने का जो है काम करते थे। दूधिए को दूध देते थे निकाल के, डंगरों के साथ डंगर बने रहते थे, और कर करा के जैसे तैसे अपनी दाल रोटी जो है वो चल रही थी। और उसके बाद फिर मैं एक साथ साथ काम सीख लेता हूँ इंजन को रिपेयर करने का। जो पानी वाले मिस्त्री होते हैं, पानी वाले जो इंजन होते हैं उसका मिस्त्री था मैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने बिजली के जो काम होते हैं, बिजली के जो पंखे, इनको वाइंडिंग करने का काम, ये इसका भी मैं मिस्त्री बन गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आरओ फिल्टर जो होते हैं, मैं इनको रिपेयर करने का भी मिस्त्री था, ये नए भी बनाता था। बुलेट मोटरसाइकिल का भी मैं मिस्त्री था, उसका भी काम मैंने सीखा था। और अपनी खुद की साइकिल का भी मैं मिस्त्री था, उसको खुद ही ठीक करता था। बिजली के स्विच बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, बैकलाइट मशीनें, तो वो भी बनाने का मैं काम करता था। वहां नौकरी पे काम करते थे, 1700-1800 रुपये महीने की उस टाइम तनख्वाह होती थी हमारी। और दोस्तों, फिर मैंने गुड़ का जूस निकाल निकाल के भी काफी बेचा, और 12-12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर भी नौकरी करी। यहाँ तक कि चाय के खोखे पर चाय बना बना के भी बेची, जैसे तैसे यानी करके दाल रोटी चल रही थी। लेकिन जो बचपन से सपने सजोए हुए थे ना, वो खत्म होते जा रहे थे। यानी वो कहीं से पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। मेरे जो बचपन के सपने थे वो दाल रोटी में सिमट कर रह गए थे। फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आ गया, लेकिन उन कंपनियों के जो प्लान थे, जो हमारी उन प्लानों के अंदर क्या होता था, हमारी घिसाई जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, और पैसे उस प्लानों में बहुत कम थे। उन प्लानों के अंदर इतना पैसा नहीं था जितना हमारे नियोगों के अंदर है। और मुझे जो पर्सन, जो मेरा प्लान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे लेकर आया था, हालांकि वो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है, वो आज भी डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ है। वो नौकरी कर रहा है, वो कहीं दूर का भी नहीं है, मेरे गांव का ही है। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उसने मुझे इस इंडस्ट्री का रास्ता तो दिखाया। उसके दिखाए हुए रास्ते की वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने ड्रीम पूरे करके रहूंगा। और उस कंपनी में मेरे ऊपर के भी जो अपलाइन थे, उस अपलाइन से भी ऊपर के जो अपलाइन थे, बहुत नॉलेज वाले पर्सन थे वो, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा उनके पास ज्ञान था, बहुत अच्छी अच्छी वो ट्रेनिंगें देते थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वो मुझे जिस कंपनी में लेकर आए थे, उन कंपनियों के जो प्लान थे, उनमें हमारी घिसाई ज्यादा होती थी, पैसा कम आता था। उन प्लानों के अंदर इतना पैसा नहीं था। हाँ, मैंने वहां से चलो 6-7 लाख रुपए कमाए भी, लेकिन मोटरसाइकिल भी मैंने 8 लाख किलोमीटर आई उस कंपनी के अंदर। लेकिन उस कंपनी में मुझे बहुत कुछ सिखा के गई वो कंपनी। ये भी जरूरी नहीं होता कि हर जगह से हम पैसा कमा सकें, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरे जो अपलाइन अपने आप में बहुत ज्यादा वो समझदार थे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता था, लेकिन उनकी समझदारी उनको खा गई। उनमें से आज कोई तो गुरुद्वारे के अंदर ग्रंथी है,
कोई लकड़ का काम कर रहा है, कोई लकड़ का मिस्त्री है, और जो मेरा नजदीकी अपलाइन था वो तो नौकरी कर रहा है, जो मुझे लेके आया था। वो लोग लालच में आकर रातों रात अमीर होने के लिए निकल पड़े थे, यानी कि वो रातों रात बंगले बनाने के लिए निकल पड़े थे। और वो लोग आज लोगों को मुंह नहीं दिखाते अपना, आज लोग उनसे जो है नफरत भी करते हैं, क्योंकि वो लालच में आकर 2 के 4 और 4 के 8 बनाने लग गए थे। लेकिन मैं पहले भी इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट था, आज भी इस इंडस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूं, और हमेशा इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट रहूंगा। और मुझे जहां से सीखने का मौका मिलता है, जहां भी सीखने का मौका मिलता है, मैं सीखने का प्रयास करता हूं। और अभी हमारे एमडी सर की मीटिंग हो रही है जींद के लिए, संडे को 10 तारीख को, तो मैं वहां भी सीखने के लिए रहूँ अपनी टीमों के साथ, वहां भी सीखने के लिए जाऊंगा, और आप सभी साथी भी वहां जा सकते हो। तो यानी मुझे जहां भी सीखने का मौका मिलता है मैं जाता हूँ। उन सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाली जितनी कंपनियां पीछे करी, उन सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाली जो कंपनी है, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी ने इतना तो हमें सिखा दिया, जो पहली कंपनी थी उसने इतना तो सिखा दिया कि हमें इन्वेस्टमेंट प्लानों के अंदर नहीं जाना, क्योंकि उन प्लानों के अंदर जो कामयाबी का रास्ता है वो सीधा मौत के दरवाजे की तरफ खुलता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ फांसी लेकर मर जाते हैं, कुछ पंखे के साथ टंग जाते हैं, कुछ को लोगों को मार देते हैं, कुछ मोबाइल बदल लेते हैं, कुछ घर बदल लेते हैं। तो वहां से मैंने दोस्तों जो सीखा, अपने सीनियर की इज्जत करनी, अपने सीनियर का जो है एक उसको अपने माँ बाप की तरह उसको जो है पूजना, सीनियर की प्रमोशन करनी सीख ली वहां से मैंने। और जिसने सीनियर की प्रमोशन करनी सीख ली, सीनियर को अपनी फैमिली की तरह इज्जत देता है, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और न्यूवन में जुड़कर अगर बात करूं तो अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, तीसरा साल स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक इन मेरे अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुई आई है, यानी कि 23 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं न्यूवन की बदौलत। और ये हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए का वो भी आ चुका है। और यहाँ से मैं वर्किंग के लिए नई बलेनो कार वो भी ले चुका हूँ। जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता था कि अपनी जिंदगी में कभी जो बंदा मिस्त्री है, कारीगर है, अपने कामों से फुर्सत नहीं, दाल रोटी चलाने के लाले हैं, वो कार तो कहाँ से ले पाएगा? तो कार चलाने कार की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता था कि ले भी पाएंगे कि नहीं जिंदगी में, क्योंकि दाल रोटी जो है वही भारी पड़ी हुई थी। तो न्यूवन में आके हाईएस्ट पे आउट भी मेरा 2.5 लाख का है, 23 लाख रुपए टोटल आ चुके हैं। और 4 डोमेस्टिक टूर जो है मैं वो भी कर चुका हूँ न्यूवन की बदौलत। 2 बार गोवा का टूर एंजॉय करके आया हूँ। अगर मैं अपने बड़े बडेरों की बात करूं, अपने बाप दादा परदादा की, तो उनमें से कोई भी अपनी जिंदगी में आज तक गोवा एंजॉय करने के लिए तो नहीं गया। ना ही कोई उनमें से जयपुर का टूर एंजॉय करने के लिए आज तक गया था, ना ही कोई शिमला का, ना ही कोई थाईलैंड का। लेकिन मैंने न्यूवन की बदौलत 2 गोवा के टूर अचीव कर लिए, शिमला का टूर अचीव किया, जयपुर का, थाईलैंड का, मंसूरी का टूर क्वालिफाई हो चुका है, वियतनाम का होने वाला है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको कि मैं जिन चीजों का कारीगर था, जहां अपनी उम्र के जो मैंने कीमती साल लगा दिए, जहां नौकरी करता था, अगर उन्हीं कामों को मैं करता रहता तो मेरे ख्याल मेरे अकाउंट में 23 लाख रुपए 23 सालों में भी नहीं आना था। टूर करना, इंजॉयमेंट लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। और अगले 5-7 सालों में लगभग न्यूवन से मैं ये 15 जो रैंक है हमारे, 17 करोड़ के जो रिवार्ड आते हैं, तो ये मैं लेके रहूंगा। क्या कोई दुनिया में ऐसी नौकरी है जो हमें 5-7 सालों में 17 करोड़ के रिवार्ड देती हो, 34 करोड़ की मैचिंग देती हो? क्या कोई है? न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी आज तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई है, जितनी भी आप इतिहास उठा के देख लो, उनमें से आज तक किसी एक कंपनी ने भी शुरुआती 2 साल के अंदर इतना बड़ा कारवा खड़ा नहीं किया, इतनी बड़ी सक्सेस खड़ी नहीं करी, जितनी न्यूवन ने 2 सालों के अंदर खड़ी कर दी है। इसलिए ये दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है, जिसका नाम है न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड।
जितने भी नए पर्सन इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके हैं, आप लक्की हो, आप भाग्यशाली हो, अपने आप को, अपने ऊपर आपको गर्व की होना चाहिए। आपको पहली बार इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री जो है मिली है। पूछकर देखिए उन लोगों को जिन्होंने 10-10 साल, 20-20 साल भटकने के बाद, 10-10, 20-20 साल धक्के खाने के बाद ऐसी इंडस्ट्री में जुड़ने का मौका मिला है। इसलिए आप जितने नए पर्सन, नए डिस्ट्रीब्यूटर इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, आप अपने पीठ को थपथपा सकते हो। आपको भटकना नहीं पड़ा, आप यहीं से अपने ड्रीम जो है पूरे करके रहोगे। आज न्यूवन ग्लोबल मार्केट का बहाव इतना तेज है, अगर आप इसमें बह गए तो ये आपको पता नहीं कितनी ऊंचाइयों पर, कितनी मंजिलों पर ले जाएगी। एक तरफ मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जो भी पैसा हमारी पॉकेट में आता है, वो चाहे सैलरी की बदौलत आता है, वो चाहे मजदूरी की बदौलत आता है, या कोई भी काम करने की बदौलत आता है, हमें जो भी पैसा आता है वो सेकेंडरी होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और वहां से जो सैलरी आती है, मान लो कि आज मुझे जो सैलरी मिली वो इस मंथ की नहीं बल्कि पिछले मंथ की मिलती है, और इस मंथ की सैलरी मुझे अगले मंथ जाके मिलती है, यानी अगले मंथ मिलेगी। इस मंथ की सैलरी मुझे इस मंथ में नहीं मिलती। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? जितने डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, क्या आप इस बात से एग्री करते हो सर? 500% है। इस मंथ की सैलरी अगले मंथ मिलेगी, पिछले मंथ की सैलरी इस मंथ मिलती है। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं यस, बिल्कुल ठीक है, ओके है। यानी जिस बॉस की कंपनी में लोग काम करते हैं, वो कहता है पहले 30 दिन काम कर, फिर सैलरी दूंगा, पहले मेरी कंडीशनों को पूरा कर, फिर सैलरी दूंगा। पहले 30 दिन उसका काम करना पड़ता है, तब जाकर वो सैलरी देता है। ऐसा होता है कि नहीं? या कोई भी मान लो कि मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा हूं, या कोई मैं दुकान कर रहा हूं, यानी वहां किसी भी सामान को क्या करूंगा, सेल करूंगा। लेकिन उससे पहले सामान के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर सामान सेल करूंगा, तभी जाकर गले में प्रॉफिट आएगा। इसी तरीके से हमारी न्यूवन ग्लोबल इंडस्ट्री है। और यहां पर लोगों के अंदर एक दुर्भाग्य की बात है कि इस इंडस्ट्री में आकर ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मुझे पहले 20-30 हजार रुपये आने लग जाए ना महीने का, फिर तो मैं कमाल कर दूंगा। और बाकी इंडस्ट्री में नौकरी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी में लगे पड़े हैं, काम करने के बाद पैसा आता है। इस इंडस्ट्री में आकर बिना कुछ किए ही पहले पैसा चाहता है। कितनी बढ़िया सोच है, शाबाश है भाई, कितनी बढ़िया सोच है। जिस तरह से बाकी कामों में पैसा सेकेंडरी है, यहां पर भी तो जो पे आउट मिलता है वो भी सेकेंडरी है। आप दुनिया के किसी भी कारोबार में चले जाइए, वहां से हमारी पॉकेट में जो पैसा आता है वो सेकेंडरी है। क्योंकि जहां से भी पैसा आना है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। इसलिए मैं एक बात बोलूंगा कि आप पैसे का पहले जिक्र मत करो, पैसे का पहले आप फिक्र मत करो। पैसा तो आता है, इस इंडस्ट्री में पैसा तो खूब आता है, लेकिन आने वाले पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, पहले उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने पूरे करने की रिक्वायरमेंट है, उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा। और पैसा तो इस इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। और उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है डिजायर। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। मान लो मेरी इच्छा है कि बहुत बड़ा मैं बंगला बनाऊंगा, और मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, सोफे पे लेटा रहता हूँ, रील देखता रहता हूँ। आप रील देखते रहते हो, सोफे पे लेटे पड़े हो, और जैसा भगवान को मंजूर होगा, वो भी अरदासे भी करते हैं कि जैसा भगवान को मंजूर होगा
जो भगवान ने देना होगा उसको पता है, जिसने धरती पे जन्म दिया है वो मुझे अपने आप ही दे देगा सारा कुछ, उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। और आपने जानकर लोगों में बात करने में आपको शर्म आती है, प्लान करने में शर्म आती है। और आप अपने आप को खुद पूछिए, क्या क्या वो इच्छा जो है वो पूरी होगी? क्या भगवान आके उस इच्छा को पूरी करेगा जब बैठे घर पे पड़े हुए हैं? इसलिए आपके पास डिजायर होना चाहिए। मुझे चाहिए क्या, किस डेट को चाहिए, किस दिन चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने स्कूल में 10-15 साल लगा के पढ़ाई करी और मेरी डिजायर बनी कि मुझे 10-15 हजार रुपये महीने का कमाना है, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, ये वाला थॉट पैटर्न है, ये मुझे बोलेगा कि कहीं ना कहीं जॉब कर ले, जॉब ढूंढ ले कहीं ना कहीं। क्योंकि स्कूल में कुछ सैलरी लेकर पढ़ाने वाला मुझे सैलरी के अलावा और क्या पढ़ा सकता है? इसलिए मैं वहां पर पढ़ लेकर डिग्रियां लेकर नौकरी के पीछे दौड़ूंगा। और ये काम आज हो रहा है। नहीं यकीन आता तो चेक कर लो। और आप न्यूबन ग्लोबल मार्केट में हो, अभी आप अपने अंदर डिजायर लेकर आए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए महीने का, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर 5-5 लाख रुपए महीने का कमाया जा रहा है। आप देख सकते हो, उनको मिल सकते हो, और संडे को भी आपको जींद में वो मिलेंगे, उनके अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। नौकरी में तो नहीं करी जा सकती कि इतना पैसा आएगा, 5-5 लाख महीने का आएगा नौकरी में। क्योंकि हर साल 1.25 करोड़ बच्चे जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इतनी नौकरियां कहाँ है? इतनी नौकरियां आएंगी कहां से? आज गवर्नमेंट को भी इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा फक्र है, मान है कि ये इंडस्ट्री लोगों को रोजगार दे रही है। लेकिन जब आपके अंदर डिजायर आएंगे तो आपका जो थॉट है ना, ये चेंज होगा। और जब थॉट चेंज होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अगर इस इंडस्ट्री को इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस आपको ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में क्या क्या किया है, वो किन किन निशान चिन्ह पर चलकर वहां तक पहुंचे हैं। अगर हम भी उन निशान चिन्ह पर चलकर चलेंगे तो डेफिनेट हम भी वहां पहुंच जाएंगे। तो जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, किसी भी चीज को देखने का आपका जो नजरिया है फिर वो चेंज हो जाता है। अगर आपकी दूर की नजर या नजदीक की नजर कमजोर है, उसका तो इलाज डॉक्टर कर देगा, उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है। लेकिन किसी भी चीज को जो देखने का नजरिया है, वो इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडरों से ठीक करवाना पड़ेगा। मेरे सामने ये पानी का गिलास है, ये आधा भरा हुआ है। अब मेरा नजरिया कि मैं इसमें कौन से हिस्से को देखता हूँ, मतलब नीचे वाले हिस्से को देखता हूँ या ऊपर वाले को देखता हूँ, कौन से हिस्से को देखता हूँ? जब नजरिया चेंज होता है तो बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होता है। जब सचिन तेंदुलकर ने जब 85 वनडे खेलने के बाद डबल सेंचुरी मारी, तो क्रिकेट में इतिहास, क्रिकेट का जो इतिहास था उसके अंदर एक बिलीव इंक्रीज हुआ कि डबल सेंचुरी भी लगती है। और जब 192 क्रॉस हुए तो सहवाग ने ठोक दी, फिर रोहित शर्मा ने ट्रिपल मार दी। नियर अबाउट 3000 मैचों के बाद एक बिलीव इंक्रीज हुआ, एटीट्यूड चेंज हो गया कि डबल ट्रिपल सेंचुरी बजती है। जब आप में बिलीव आता है तो एक सिस्टम क्रिएट होता है, और जब सिस्टम क्रिएट होता है तो फिर एक्शन होते हैं, और जब एक्शन होते हैं तो फिर लाइफ चेंज होती है। आज मेरी बहुत बड़ी डिजायर बन चुकी है,
आज हमारे थॉट जो है वो चेंज हो चुके हैं। लगातार न्यून ग्लोबल की मार्केट न्यून ग्लोबल मार्केट की ट्रेनिंग के थ्रू, एलडीपी के थ्रू, आरटीपी के थ्रू, सूरज शर्मा जी के थ्रू थॉट्स चेंज हो चुके हैं और कॉन्फिडेंस भी आ चुका है और एटीट्यूड भी आ चुका है और बिलीफ सिस्टम भी इंक्रीज हो चुका है। पैसा आने की कुछ रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 डिजायर, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, एक्शन। और इन सब की एक डेफिनेशन है माहौल, इन्वायरमेंट। अगर हम खुद को और अपनी टीमों को इन्वायरमेंट में नहीं ले जाएंगे, माहौल में नहीं ले जाएंगे, तो हमारे थॉट्स चेंज जो है नहीं हो पाएंगे। हम जाते रहे, लगातार माहौल में जाते रहे, सूरज शर्मा की ट्रेनिंग में, मिस्टर गुरतेज सिंह हमारी कंपनी के एमडी सर जी की ट्रेनिंग में, गुरप्रीत सिंह जी की ट्रेनिंग में, जहां पर भी ट्रेनिंग हमें में जाने का हमें मौका मिला, हम रेगुलर जाते रहे, आज भी जाते हैं। और हमारे थॉट चेंज हो गए। फिर क्या हुआ? बिलीव आया, फिर कॉन्फिडेंस आया। अपनी अपलैंड की टच में रहें, हम अपनी अपलैंड की टच में रहे। और आज आपके सामने है, जो ऊपर से सीखता हूं, वो नीचे अपनी टीम को जो है सिखा देता हूं। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोच लीजिए। गरीब सोच गरीब आदमी, गरीब इंसान पैदा करती है, इसलिए सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो। इंसान कुछ खा रहा था और किसी ने पूछा क्या खा रहा है? बोला यार चने खा रहा हूं। बोला चने कहाँ है? बोला मैं ना सोच के खा रहा हूं। बोला यार जब तूने सोच के ही खाने हैं, काजू खा ले, बादाम खा ले, जरूरी चने ही खाने हैं जब सोच के खाने हैं? तो जब तू सोच से ही गरीब है तो अमीर कैसे बनेगा? जब सोचना ही है तो 10-20 हजार के लिए क्यों सोचें, फिर लाखों रुपए के लिए क्यों ना सोचें? जब हम पहली बार इस इंडस्ट्री की चौखट पर आए थे तो हमें बहुत मेहनत जो है करनी पड़ी, बहुत काम किए, दिन रात एक करके रखे हमने। जब आपके अंदर पागलपन होगा, जुनून होगा, जिद होगी और भूख भी होगी, तब हम छा जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। तब हम झंडा लहराएंगे पूरे वर्ल्ड में न्यून ग्लोबल मार्केट का। अब फिर वही बोलने को दिल करता है कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। टेस्ला का मालिक जो है एलन मस्क कहता है कि मैं लिखता हूं कि अगले 10 साल में क्या चाहिए, फिर मैं वर्किंग स्टार्ट कर देता हूं कि जो मुझे 10 साल में चाहिए वो 1 साल में कैसे अचीव होगा। फिर मैं कभी दिन नहीं देखता, कभी रात नहीं देखता, कभी टाइम नहीं देखता। जो टाइम देखकर काम करते हैं वो जॉब मेंटालिटी के होते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले होते हैं। जो टाइम देखे बिना काम करते हैं वो बिजनेस मेंटेलिटी के होते हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे 10 साल में क्या चाहिए मैं लिखता हूं, फिर 1 साल में वो कैसे अचीव होगा उसकी प्लानिंग करता हूं। फिर देखो आज वो दुनिया में राज कर रहा है कि नहीं। इंसान को इंसान की सोच ही बड़ा बनाती है। अरे सोचना है तो हमें कुछ सोचना चाहिए। जब हमारे दांत नहीं थे तब हमारे लिए उसने दूध का इंतजाम किया। जब दांत ये तो क्या फिर अन्न नहीं देगा? जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ ही गए हैं तो सब कुछ बिलीव नहीं, हमें बिलीव नहीं किया जा सकता। हर एक का सपना पूरा होगा, हमें बिलीव जो है बिलीव कीजिए अपने ऊपर। जब दांत निकले थे तब देखिए कितनी बार खराब होता था, सिर चकराता था, सिर को पटकते थे, कभी पेट खराब, कभी दर्द की गोलियां, कभी ग्राइवेटर जो है वो पिलाए जाते थे, कभी बच्चा फिर रोता है, कभी चलाता है, उसको हम दवाइयां देते हैं। वो चैलेंज है लाइफ का, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ता है।
लेकिन जब दांत निकल जाते हैं फिर वही बच्चा उन दांतों के साथ एंजॉय करता है कि नहीं करता। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क बनाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है और नेटवर्क को संभालने के लिए स्मार्ट वर्क जो है ये भी करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी 20 मिनट रह गए हैं, अभी चलते हैं, हम थोड़ा सा क्यों की बातें कर लेते हैं, क्यों करें, थोड़ा क्यों की तरफ चल लेते हैं। थोड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं। देखिए काम कोई भी बुरा नहीं है। आज हम प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। न्यूमन ग्लोबल आज हमें करने की क्यों जरूरत है। काम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं। आदमी की जिंदगी में दो शब्द हैं, क्यों और कैसे। यानी कि किसी भी काम को क्यों करना है और कैसे करना है। आप सभी ने एक रेशो सुनी होगी जिसको 80-20 कहते हैं, 80 और 20। और ये कितने लोगों ने सुनी है 80-20 की रेशो। और यानी कि 80% लोग गरीब हैं, लिख रहे हैं बहुत सारे लोग यस। यानी कि 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग उनसे ऊपर है, ऊपर की कैटेगरी में। नौकरी क्यों करनी है, कैसे करनी है, खेती क्यों करनी है, खेती कैसे करनी है, मजदूरी क्यों करनी है, मजदूरी कैसे करनी है, दुकान क्यों करनी है, दुकान कैसे करनी है, ये सबको पता है। चलिए तो बताइए आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले 80-20 का रेशियो था या 40-60 का था, 40-60 का था। यानी 5 साल पहले भी ये रेशियो 80-20 का था, 10 साल पहले भी 80-20 का था, और 50 साल पहले की बात करें तब भी ये रेशियो 80-20 का था, और आज भी ये रेशियो 80-20 का है। ये बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान देना, सुनना, थोड़ा थोड़ा यहाँ की बत्तियां जो है खोल के थोड़ा देखना कि ये रेशियो आज भी नहीं बदला। यानी 10 साल, 20 साल, 40 साल की अपेक्षा में दूध के रेट बदले, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, जमीनों के रेट बढ़ गए, फसलों के रेट बढ़ गए, सब्जियों के रेट बढ़ गए, मिस्त्रियों के, मजदूरी के, स्कूल कॉलेजों के, मेडिकल के रेट बढ़ गए, दवाइयों के रेट बढ़ गए। यानी दुनिया की हर चीज का रेट बढ़ा है, लेकिन 80-20 की रेशियो आज तक नहीं बदली। आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं बदला। ये रेशियो इसलिए नहीं बदला क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम 20% की तरफ आए, चाहते हैं 20% की तरफ आए। और हमारे भारत के आदमी का बहुत जबरदस्त नेचर है कि ये कभी जिंदगी में अपनी गलती नहीं मानता। ये हमेशा बोलता है, कभी भी देख लो बोलता हुआ मिलेगा, या तो सरकार खराब है, देश खराब है, ये गलत काम उसने कर दिया, ये फलाना विधायक खराब है। और कुछ लोग तो यहां तक बोल देते हैं कि तो माता पिता भी खराब है। ये किन्हें छेड़ता है, देखना सर ये स्क्रीन को क्या हो गया। मनप्रीत जी चेक करना एक बार, ये बीच में चंपक लाल कहां से आ गया। मनप्रीत जी, ये कुछ चंपक लाल आ ओके सर जाते हैं बीच में, कंटिन्यू। पता नहीं कहां से आ गया। थैंक यू, आवाज आ रही है सर। यस यस सर, यस आवाज आ सर, रही यस है। क्लियर सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बात क्या चल रही थी कि ज्यादातर लोग क्या करते हुए मिलते हैं, यहाँ की सरकार खराब खराब है, ये फलाना खराब है, फलाना विधायक खराब है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मेरे पिताजी भी खराब है। बोलते हैं कि नहीं बोलते, आपने सुना होगा। मतलब इसने भी सही समय पर डिसीजन नहीं लिया खुद भी। क्या तूने सही समय पर डिसीजन ले लिया। उसको पूछे कि तेरा क्या रोल है, और ये लल्लू लाल कहता है कि मेरा कोई रोल नहीं। आप जब भी किसी के ऊपर रोप लगाते हो तो इशारा क्या करते हैं, ऐसे करके। यानी एक उसकी तरफ, मान लो उसकी तरफ हमने एक उंगली करी, उसको पूछे
जब एक उंगली उसकी तरफ करी तो ये जो प्रकृति है ये 3 उंगलियां अपनी तरफ करती हैं। जब हम पूछते हैं कि तेरा क्या रोल है, तो 3 उंगलियां अपनी तरफ आती है, प्रकृति इनको अपनी तरफ करती है। तेरा क्या रोल है कि जितना जिम्मेदार वो है उससे 3 गुना ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तू है। ये 3 उंगलियां अपनी तरफ आती है, 3 गुना ज्यादा जिम्मेदार तू है। ये नियम है प्रकृति का, लेकिन हम मानते नहीं। अभी आप कभी किसी ऑटो रिक्शा वाले को बोलना, उसको पूछ के ना कि ऑटो रिक्शा वाले को पूछना आप गरीब हो, बोलेगा हाँ जी सर, यस मैं गरीब हूं। क्यों गरीब है? ऊपर वाली की, ऊपर उंगली कर देता है, ऊपर वाले की कृपा है, उसकी वजह से गरीब हूं, उसने मुझे गरीब बनाया। अब बताइए, क्या ऊपर वाले ने उसको आकर रिक्शा खरीद के दिया? उसने खुद खरीदा, खुद डिसीजन लेकर खरीदा। और आप आज जिंदगी में जिस भी चौराहे पर खड़े हो, उसका कारण आप खुद हो। अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस नहीं है तो उसका कारण कौन है? हम खुद हैं। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सस्ते स्कूलों में पढ़ता है, उसका कारण कौन है? उसका कारण हम खुद हैं। धर्मपत्नी शादी जिसके साथ शादी करके लेके आए, उसके पास अगर गहने नहीं है तो उसका कारण कौन है? तो हम खुद हैं। और हम इस बात को महसूस भी करते हैं, मानते भी हैं, हमें कोई संकोच भी नहीं होता मानने में। आज से पहले अगर हम गरीब थे तो उसका कारण हम थे, अगर अमीरी की तरफ जा रहे हैं तो इसका कारण भी खुद हम है। क्या आप 80% में से निकलकर 20% कैटेगरी में जाना चाहते हो? हेलो, लिख सकते हो यस, जाना चाहते हो? कुछ नहीं करना, इधर से निकल के उधर जाना है, घुस जाओ, क्या दिक्कत है? कितनी देर लगी? 1 सेकंड। क्या ये गेम इतनी आसान है? लेकिन संभव संभव है, करने वालों ने किया है। अभी आपने देखा यहाँ 15 दिन में आईकॉन निकल रहे हैं, एक एक महीने में आईकॉन निकल रहे हैं। और आज भी न्यूवन को साइन करने वाला 2030 में डबल डायमंड बन सकता है। आज भी जो साइन करेगा, जहां पर 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग ले सकता है वो भी, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका क्यों जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर क्यों क्लियर हो गया तो 1 महीने में आइकॉन, ग्रुप आइकॉन बन सकते हैं, लेकिन ये क्यों क्लियर होना चाहिए तब। और आज बहुत लोगों का क्यों जो है क्लियर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक का भी हो गया तो मैं समझूंगा मेरी करियर मेट है, कामयाब हो गई। एक 25-30 साल का आदमी था, उसकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी हुई। अगले 10 मिनट में सर मैं एक स्टोरी के साथ फिर वाइंड अप करेंगे। एक 25-30 साल का आदमी था और उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, और वो कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। उसका पिता भी सरकारी टीचर था, उसकी माता भी प्राइवेट टीचर थी। ये थोड़ा स्टैंड होकर बैठ के सुने, बहुत सारे साथी लेट रहे हैं, ये आपके बहुत काम की और बहुत जबरदस्त चीज आपको मिलने जा रही है अब लास्ट में, तो बैठ के सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसको नोट भी कर सकते हो आप। तो उसकी माँ जो है प्राइवेट टीचर थी, पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, और प्रोफेसर साहब की जो है सगाई हो गई। और शादी होने के बाद अपनी पत्नी को पूछा, तुमने कहाँ तक स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी हुई है? ये सब देखना, फिर चंपकलाल बीच में आ गया, कहाँ से आया ये। और आवाज तो मेरी शायद क्लियर है, मैं चलता रहता हूँ तब तक आप स्क्रीन को देखिए सर। तो उसने अपनी पत्नी को पूछा, ये पढ़ाई लिखाई क्या भला होती है? अब प्रोफेसर साहब टेंशन में आ गया कि इसका मतलब तो ये अनपढ़ है। और उसको दुख इस बात का हुआ कि उसकी माँ भी टीचर है, बाप भी टीचर है, खुद प्रोफेसर है, और पत्नी अनपढ़ है। मनप्रीत जी देखिए एक बार, ये कौन चंपकलाल आ गया बीच में स्क्रीन पे। और जब रिश्तेदारों में उसका परिचय होगा तो हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब उसने अपनी पत्नी को कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। और पत्नी ने कहा मैं पढ़ना नहीं चाहती। अब प्रोफेसर साहब क्यों पढ़ाना चाहते थे?
वो पढ़ाई लिखाई का भविष्य जो है वो जानते थे, पढ़ाई लिखाई की वैल्यू को जानते थे। आप भी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को न्यूगन के बारे में बोलते हो, क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग का विषय जो है जानते हो, इसीलिए आप उनको बताते हो कि इस सिस्टम में आ जाओ। और जिसको आप बता रहे हो उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं है। और प्रोफेसर की पत्नी उसको कहा कि आप मेरे से पढ़ाई लिखाई की बातें कभी मत करना। मेरे माँ बाप ने पढ़ाई के लिए बहुत जोर लगाया था, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। और प्रोफेसर साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुझे पढ़ाई लिखाई में शर्म आती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर पे पढ़ा दिया करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि कल को कहीं बिजी हूं और तूने अपने मायके में जाना हो, कम से कम इतना तो पढ़ना आना चाहिए ना। कोई चिट्ठी पत्र तो पढ़ सकती है ना, कि टिकट लेनी है, कहाँ जा रही है, रास्ते में कोई बोर्ड है वो तो पढ़ना आना चाहिए ना। लेकिन पत्नी अपनी जिद पर थी कि तू चाहे जितना मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, मैं तो नहीं पढ़ना चाहती। आप भी बहुत सारे इसी तरीके से लोग सिस्टम में जोड़ने के लिए जोर लगाते हैं, हम लोगों को सिस्टम में लेकर आने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन वो ना ही ना करते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब के अंदर भाव था उसको पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई का विषय जानते थे। लेकिन अब प्रोफेसर साहब ने थोड़ा जोर देकर कहा पढ़ने के लिए। पत्नी बोली कि अगर तू मुझे पढ़ने के लिए ज्यादा जोर लगाएगा तो मैं तेरी रोटी बनानी भी बंद कर दूंगी, तू अपनी रोटी खुद ही बना के खाएगा। तो मैं अब प्रोफेसर साहब को जो है वो चुप हो गए। और क्या करते? आपके साथ भी फील्ड में कुछ ऐसा ही होता होगा। जब आप किसी अपने रिश्तेदार को या किसी दोस्त, सगे ज्यादा सगे दोस्त को प्रेशर देते हो ज्वाइनिंग करने के लिए, तो पता वो आगे से क्या बोलता है कि अगर तूने मुझे दोबारा से फिर इसे इसका बारे में बताया ना, कंपनी के बारे में, तो मैं तेरे से रिश्ता तोड़ दूंगा। कभी भी इसमें जुड़ने का मेरे आगे नाम मत लेना। ऐसे ही प्रोफेसर साहब ने तंग होकर उसको ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में कहना बंद कर दिया। और समय बीता, 2 बच्चे हो जाते हैं उसके। और जब बच्चे 10 साल के हुए, तो वो बच्चे जब 10 साल के हो जाते हैं उनके, तो उसकी भी उम्र काफी बढ़ चुकी थी। और एक दिन प्रोफेसर साहब ने अपने बच्चों को कहा कि तुम अपनी माँ को जो है समझा के देखो, क्या पता ये आपके कहने से, अपने बच्चों के कहने से पढ़ लिख जाए थोड़ा। क्योंकि माँ बच्चों का कहना ज्यादा मानती है और बच्चे जो है वो बच्चों से प्यार भी ज्यादा करती है। तो एक दिन बच्चों ने माँ के पास बैठकर कहा, मम्मी मम्मी, क्या आप जानती हो कि आपको छोड़कर हमारे परिवार में सभी के सभी जितने भी हैं ये पढ़े लिखे हैं? उसने कहा, बेटा मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरी पढ़ाई की बात करने के लिए आपको किसने बोला है मेरे मेरे पास पे पढ़ाई लिखाई बात करो। और खबरदार आज के बाद अगर मेरे साथ आपने पढ़ाई लिखाई की बात करी तो। और बच्चे चुप हो गए और अपने पिता को जाकर बोले कि आज के बाद मम्मी के साथ पढ़ाई लिखाई की बात मत करना, क्योंकि वो नहीं समझना चाहती। प्रोफेसर साहब के अंदर भाव था, भाव तो यही था कि वो पढ़ लिख जाए तो अच्छा रहेगा। और आपके अंदर भी भाव यही रहता है कि बंदा हमारा ये जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करके अपने अपने कामों पर शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी अपनी नौकरियों पर लग जाते हैं। एक दिन प्रोफेसर बड़ी तेजी के साथ घर पे आया और अपनी पत्नी को बोला, जल्दी कर, फटाफट मेरा सूटकेस तैयार कर दे, मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। अब पत्नी को थोड़ा शक हुआ कि आपने एक दिन के लिए कहीं जाना होता है तो मुझे आप पहले बता देता है, लेकिन आज एकदम से अचानक से, और वो भी 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा है। लेकिन वो बोली कुछ नहीं। अब प्रोफेसर तो, वो तो अपना टूर के लिए जो है रेडी हो चुका था निकलने के लिए। तो जब प्रोफेसर निकल कर चला जाता है तो क्या होता है कि एक 20-25 साल की एक सुंदर सी महिला प्रोफेसर के घर पे आती है। और उसने घर पे आके जब बेल बजाई और दरवाजा खुलता है, तो ये महिला जो है दरवाजा खोलती है, प्रोफेसर की जो पत्नी थी, दरवाजा खोलती है, हर एक सुंदर सी महिला जो है वो खड़ी हुई है। बोली, अपना प्रोफेसर साहब कहाँ है? बोली, वो तो ना टूर पे गए हैं 10 दिन के लिए। बोली, बाहर कब गए? 2-3 दिन पहले तो मुझे बोला था कि मैं तुझे बाजार में मिलूंगा आज। हम दोनों इकट्ठे तो अभी चाय पी कर आए थे, तो आज मिलने का वादा भी किया था। 2-3 दिन पहले तो चाय पी थी, आज मिलने का वादा किया था।
नहीं मिले कहीं पर भी, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते मैं घर पे आ गई हूँ। उसको शक पहले ही था, लेकिन अब वो शक थोड़ा विश्वास में बदलने लग गया, लेकिन वो चुप रही। और उस 25-26 साल की महिला ने अपने पर्स से एक चिट्ठी निकाली और प्रोफेसर की जो पत्नी थी उसको पकड़ा दी कि जब प्रोफेसर साहब आएगा तो उनको पकड़ा देना और उनको कहना कि ये चिट्ठी जो है कहीं अकेले में बैठकर पढ़े और तुम में से चिट्ठी को कोई नहीं पढ़ेगा, वरना ये चिट्ठी जो है मैं आपको नहीं दूंगी। अब उसको जो विश्वास था वो पक्का हो गया। अब उसके मन में दो विचार आते हैं कि अपने पड़ोसियों से पढ़वा लेती हूँ। फिर उसने सोचा कि ये इन सबको पता चल जाएगा कुछ अगर ऐसी वैसी बात लिखी हुई, चिट्ठी में अगर कुछ गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की जो है वैल्यू प्रोफेसर की जो है वो डाउन हो सकती है। फिर उसने सोचा कि चिट्ठी बच्चों से पढ़वा लेती हूँ, लेकिन दूसरा विचार आया कि चिट्ठी में कुछ अगर गलत लिखा हुआ तो जो बच्चे हैं अपने पिता के बारे में क्या सोचेंगे। उसने उस चिट्ठी को अपनी अलमारी के अंदर छुपा कर रख दिया। बच्चों को बुलाकर कहती है कि बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप बताइए अब वो क्यों पढ़ना चाहती थी, क्योंकि अब उसका क्यों क्लियर हो गया। किस उम्र में जाकर, 50 से 60 साल की उम्र में जाकर, जबकि पहले दिन उसको पढ़ने के लिए बहुत ताकत लगाई गई, बहुत दिमाग लगाए गए, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उसके अंदर का जो क्यों था वो क्लियर नहीं हो रहा था। उसके पति ने क्यों क्लियर, पति का क्यों उसके क्यों जो है वो पता क्यों नहीं क्लियर हो रहा था। उसके बच्चों ने भी जोर लगाया क्यों क्लियर करने के लिए, लेकिन उसका क्यों क्लियर नहीं हो रहा। अब ये क्यों पढ़ना चाहती है, उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए तैयार होगी और अपने बच्चों को बोलती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मी तो पागल है, अब तो इतनी दूर जाना पड़ेगा, हम अपने जो है नौकरी वाले हैं, 2-4 किलोमीटर तेरे को चल के जाना पड़ेगा, तो तेरे को लेकर तो कोई जाएगा नहीं। बोली कोई बात नहीं, मैं पैदल चले जाया करूंगी। अब वो 2-3 किलोमीटर पैदल चलना उसने शुरू कर दिया, पैदल चली जाती है पढ़ने लिखने के लिए। और पता कितने दिन में पढ़ गई, अगले 3 से 4 दिन में वो पढ़ना सीख गई। और जिस दिन आपका भी क्यों क्लियर होता है ना, तो आप भी प्लान पहले दिन में सीख जाते हो। फिर उस दिन अभी आपने उसने फिर क्या किया, वो चिट्ठी जो है वो निकाल के उसमें से 2 दिन के बाद जब पढ़ी तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था चिट्ठी के अंदर कि तेरे को पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए ही ये मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो अब उसका दिमाग जो है खुल जाता है वहां से। तो ठीक ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं मैं तो अनपढ़ हूं जी, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता जी, मेरी तो उम्र बहुत हो गई है जी, मैं कैसे पढ़ लिख सकता हूं। तो आपने देखा, जिस दिन आपकी क्यों क्लियर होती है उस दिन आपके रैंक निकलने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन क्यों क्लियर होती है उस दिन गुरप्रीत जी के पास मर्सिडीज आ जाती है। जिस दिन क्यों क्लियर होती है तो शोक नारायण जी के पास BMW आ जाती है। और जिन जिन की क्यों क्लियर हो जाती है तो पूरे इंडिया में न्यूवन की 150 कारें आ चुकी है। जिस दिन क्यों क्लियर होती है तो 4-4 लग्जरी गाड़ियां जो है आ चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ कब, जब क्यों क्लियर होती है। तो अगर आपकी भी क्यों क्लियर होगी तो ये गाड़ियां, ये बंगले, ये सब कुछ आपके पास भी आने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले अपनी क्यों को क्लियर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। वी लव TGS। तो 9 बज चुके हैं और अब मैं अपने होस्ट को आमंत्रित करता हूं कि आइए और नेक्स्ट 2 मिनट आप संभाल सकते हो और वाइंड अप कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। वी लव TGS। और जिसको मेरी बातें थोड़ी ज्यादा मीठी लगी हो तो वो कैप्सूल ज्यादा 2 खा सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।